नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। कौन सी है दिन भर की खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। इंडिया में सीट शेयरिंग की माथापच्ची, बंगाल और पंजाब में टीएमसी और आप नहीं बांटेंगे सीट। पोरबंदर के कांग्रेस विधायक अर्जुन मोढवड़िया के भाजपा में जुड़ने की अटकलें, मोढवड़िया ने किया इनकार। और वडोदरा में चाय वाले ने बनाया मोदी ब्रिज, हाईवे पर बने मोदी ब्रिज ने खींचा लोगों का ध्यान। एक और इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल और पंजाब में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान टीएमसी और आप ने किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। ममता ने बुधवार को कहा, पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी केवल 2 सीट देने पर अड़ी है। ये वे सीट है जो कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। कांग्रेस के अलावा बंगाल में लेफ्ट पार्टियां भी हैं जो 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। ममता ने बुधवार को हावड़ा में मीडिया से कहा कि मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई, मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेक्युलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे। मैं अब भी इंडिया का हिस्सा हूँ। वहीं पंजाब की सभी 13 सीट पर आम आदमी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए अंदरूनी तौर पर आप ने पूरी तैयारी कर ली है। 13 लोकसभा सीटों पर 40 नामों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। किसी सीट पर 2 तो किसी पर 4 विकल्प रखे गए हैं। आपसे जुड़े सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई मीटिंग में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को हरी झंडी दी थी। इस मीटिंग में आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और कई सीनियर नेता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव आते ही गुजरात में दल बदल कार्यक्रम शुरू हो गया है और अलग अलग पार्टी के नेता अपनी सहूलियत के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में गुजरात के सियासी गलियारों में भी हलचल काफी तेज हो गई है। कुछ दिनों पहले गुजरात कांग्रेस के बीजापुर के विधायक सीजे चावड़ा ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद पोरबंदर के कांग्रेस विधायक अर्जुन मोढवड़िया भी भाजपा में जुड़ेंगे, ऐसी अटकलें लग रही है। लेकिन इसी बीच अर्जुन मोढवड़िया ने एक ट्वीट कर इस पूरे मामले को खारिज किया। उन्होंने लिखा कि मेरे किसी भी तरह के खुलासे के बिना मीडिया चैनल मेरे भाजपा में जुड़ने की बात कर रही है, जिसका कोई आधार नहीं है। मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस पार्टी का चुना हुआ विधायक भी हूं। वहीं वडोदरा की वाघोड़िया बैठक के निर्दलीय विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह वाघेला वाघोड़िया बैठक पर भारतीय जनता पार्टी से उपचुनाव लड़ेंगे। पिछले कई दिनों से धर्मेंद्र सिंह वाघेला के भाजपा में जुड़ने की खबरें आ रही थी। आखिरकार भाजपा में राजनीतिक समीकरण सेट हो जाने से धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। हमेशा ही धीमी गति से काम करने के लिए जाने जाते प्रशासन की आंखें खोलने के लिए वडोदरा में एक चाय वाले ने मोदी ब्रिज बनाया है। भारत देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कई विकास कार्यों के लगातार उद्घाटन हो रहे हैं। कई विकास कार्यों को मोदी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वडोदरा में एक ऐसा ब्रिज बना है जिसके नाम से जाने जाना शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कभी पसंद नहीं आएगा। वडोदरा के छाणी में रामा काका की डेयरी निकट पिछले कई महीनों से फाइबर केबल डालने की कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही इतनी धीरे है कि यहाँ के लोगों को दिक्कतें आ रही है। ऐसे में यहाँ चाय का स्टॉल चलाने वाले चाय वाले ने अपने ही तरीके से एक सुविधा बना दी है, एक पाटिया बना लगा दिया है और उस पर नाम दे दिया है मोदी ब्रिज। विकास कार्य
जगह जगह चल रहे हैं, लेकिन विकास कार्यों में जो देरी हो रही है उससे परेशानियों का सामना नागरिकों को करना पड़ता है, और उसी को उजागर करता है ये मोदी ब्रिज, जहां एक बीच में लकड़ी का पाटिया लगाकर इसे मोदी ब्रिज नाम दे दिया गया है। અહીંયા આવવા જવામાં તકલીફ પડતી હતી એટલે બનાવવો પડ્યો એના માટે પણ એને મોદી બ્રિજ કેમ નામ આપ્યું? એટલે સામેથી દેખાય ને આવતા જતા બ્રિજ દેખાતો નતો એટલે એટલે હવે મોદી બ્રિજ લખી દીધું એટલે બધાનું ધ્યાન પડે એવું? કઈ નજર પડે એટલે આવે ગરાગા કસ્ટમર આવે. તમારા ધંધા પર અસર પડી રહી? આ કેટલા વખતથી કામ ચાલી રહ્યું છે આ 2 મહિના થઈ ગયા છે. અને શાનું કામ છે આ? આ પેલો કેબલ નાખે છે અંદર. અને કોણ કરી રહ્યું છે કામ, કઈ છે ખબર? હવે તો આપણે પેલું શું સરકારી જ છે કામ, એટલે કેબલ નાખે છે વાયર લાઇટનો આવે. તમે કઈ રજૂઆત કરી છે કે આ કામ જલ્દી પૂરું કરો, અમારા ધંધા પર અસર પડે છે એવું કંઈ? એવું નહીં, આપણે કશું નહીં. यहाँ चाय बनाने की एक टपरी है और वहाँ आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये काम कई महीनों से चल रहा है और इसलिए यहाँ एक पाटिया लगाकर उसे मोदी ब्रिज नाम दे दिया गया है, ताकि लोगों की भी नज़र पड़े और लोग यहाँ चाय पीने के लिए आ सके। स्थानीय नगर सेवक हरीश पटेल मौके पर मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार मोदी ब्रिज का ये जो विकास हो रहा है वो वडोदरा शहर को कहाँ ले जा रहा है। हरीश भाई, आपके इलाके में मोदी ब्रिज बना है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो काम है जेडको कंपनी का चल रहा है। जेडको कंपनी उनका अंडरग्राउंड केबल डाल रही है, उसके बाद उसने माटी पुरान किया था, लेकिन वो सब हमने निकाला क्योंकि माटी पुरान करने से पहले पानी का छिड़काव नहीं किया था। पानी का छिड़काव कराया, उसके बाद सब निकालने के बाद ये काम यहाँ पे शुरू करवाया है, तो बारिश में तकलीफ ना पड़े उसके लिए ये सब काम करवाया है। और मोदी ब्रिज की जो बात है, सब लोग अपना बिजनेस करने के लिए कहीं पे किसी को भी कोई तकलीफ पड़ती है तो कुछ ना कुछ गुजराती लोग जुगाड़ करते हैं, इसलिए तो पूरे वर्ल्ड में गुजराती लोग फेमस है। इसलिए मोदी ब्रिज नाम रखने के बाद उनका बिजनेस भी बढ़ गया। ऐसा कल वो इंटरव्यू में बोल रहे, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ सब लोग करते हैं। वडोदरा में विकास कार्य शुरू तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उसे पूरा करने में बहुत टाइम लगता है, जिससे परेशानी नागरिकों को आती है। कैसे इसे ये समस्या को सुलझाया जा सकता है? पूरे बड़ौदा अभी देखा जाए तो भावनगर से भी पीछे चल रहा है, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। तो उसको सुधारने के लिए जो भी टाइम पीरियड है वो दर एक काम, जो भी काम है उसका फिक्स करना चाहिए। वो फिक्स जो समय है उसमें काम होना चाहिए, लेकिन बड़ौदा में कोई भी काम फिक्स टाइम में होता नहीं, इसलिए बड़ी बड़ी होनारत भी होती है। और जो छोटे लोग हैं उनकी कोई परवाह करते नहीं और तकलीफ पड़ती है। चाय वाला है, अभी उनको इतनी तकलीफ पड़े, इसलिए उसको ब्रिज का नाम मोदी ब्रिज करके रख के, इसलिए सबके सामने ये नॉर्मल उसने रखा होता तो किसी के ध्यान में नहीं आता। नाम ऐसा रखा है इसलिए सब मीडिया से लेके सबके मगज में आ गया कि भाई ये कुछ इनोवेटिव किया है, इसलिए सब उसका न्यूज़ अभी बन रहा है। मोदी के नाम पर तो आजकल सब कुछ चल रहा है, तो मोदी ब्रिज क्यों नहीं? भले ही अपना रोजगार चलाने के लिए ये चाय वाले ने ये व्यवस्था की हो, लेकिन यहाँ सरकार और प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। विकास कार्यों में जिस कदर देरी होती है, महीने दर महीने काम चलते जाते हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस पर ये मोदी ब्रिज एक बड़ा सवाल या निशान उठाता है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए। गुजरात के वडोदरा की हरणी बोट दुर्घटना मामले पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 18 जनवरी को वडोदरा के हरणी लेक जोन में स्कूली बच्चों से भरी नाव पलट गई थी, जिसमें वाघोडिया रोड की न्यू सनराइज स्कूल के 12 मासूम बच्चे और 2 शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई। इस मामले 7 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि कोटिया प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड गोपाल शाह को छत्तीसगढ़ के रायपुर से SIT की टीम ने गिरफ्तार किया है। कोटिया प्रोजेक्ट में गोपाल शाह कंसल्टेंट के रूप में अपनी भूमिका निभाते थे। वो VMC में टाउन प्लानर भी रह चुके हैं। हरणी बोट दुर्घटना में जिन 18 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, उनमें गोपाल शाह का भी नाम है। पिछले कई दिनों से भागते फिर रहे गोपाल शाह को छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार कर पुलिस वडोदरा के लिए रवाना हुई है। वडोदरा महानगर पालिका को करोड़ों का चूना लगाकर कोटिया प्रोजेक्ट ठेकेदार को दिलाने में गोपाल शाह की बड़ी भूमिका सामने आई थी, जिसके तहत उन पर कार्यवाही हो रही है। वही इस मामले कल पकड़े गए विनीत कोटिया को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगे गए।
इस मामले शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने दोषियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने का भरोसा जताया है। આવી ઘટનાઓ બનવી ના જોઈએ એના માટે જે કંઈ કાર્યવાહી કરવી પડે આવનારા સમયમાં કરવામાં આવશે અને અત્યારે હાલ ચાલુ છે 8 લોકોની જેટલી ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને જે કંઈ એમાં જવાબદારો છે એમને કોઈ પણ સંજોગોમાં છોડવામાં આવશે જે કોઈ આ કાર્યવાહી આ ઘટનામાં સામેલ હશે અને જવાબદાર હશે એ કોઈ પણ હોય એ બધાને એને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा के हरणी बोट दुर्घटना मामले के आरोपी विनीत कोटिया पर कोर्ट में काली स्याही फेंके जाने की घटना सामने आई है। वडोदरा की हरणी बोट दुर्घटना में 12 मासूम बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत हुई थी। इस मामले वडोदरा के लोगों में आक्रोश का माहौल है। मासूम बच्चों के अभिभावक न्याय की मांग कर रहे हैं। इस मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया है और इसी बीच वडोदरा पुलिस की टीम SIT ने मामले के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटिया प्रोजेक्ट का मुख्य संचालक विनीत कोटिया कल गिरफ्तार हुआ था और आज कोटिया को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोटिया पर काली स्याही फेंके जाने की घटना सामने आई है। वडोदरा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह वाघेला ने विनीत कोटिया पर काली स्याही फेंककर मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारने के जिम्मेदार आरोपी पर रोष जताया। સજાને પાત્ર છે એના લીધે થઈને વડોદરા શહેરના નિર્દોષ બાળકો મૃત્યુ પામ્યા એ માટે એનું મોઢું કાળું કરી સામાન્ય કાળી સાહેબ ફેંકવામાં આવી એ મુખ્ય ગુનેગાર છે મુખ્ય પાર્ટનર છે ત્યારે અમે એનું મોઢું કાળું કરી વિરોધ નોંધાવ્યો છે કે આ લોકોને છોડવામાં ના આવે સખતમાં સખત સજા કરવામાં આવે અને એમને શું માનો છો આગળ કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી થશે ફાંસીની સજા આપવી જોઈએ કારણ કે જફ્ફાખોરી માટે निर्दोष बालकों ने भोग लीधो छे। इस मामले आरोपी विनीत कोटिया के 7 दिन के रिमांड कोर्ट ने मंजूर किए हैं। वडोदरा हरणी तलाव में जो दुर्घटना घटी है और उसमें 12 मासूम लड़के और 2 टीचर्स का जो डूबने से मृत्यु हुआ है, वो बनाव में जो कोटिया प्रोजेक्ट के मेन भागीदार जो विनीत कोटिया है उसने पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है और उसके ये बनाव में उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल है, क्यों इतनी गुनाही बेदरकारी रखी गई है, वो तमाम तपास करने के लिए पुलिस ने आरोपी का 10 दिन का रिमांड किया था और नामदार कोर्ट ने उनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी है और इसमें ये बनाव में जो भी है वो तलपरसी तपास करके जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो जाए और इसका इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली होवे, इसलिए नामदार कोर्ट ने 7 डेज का रिमांड ग्रांट किया है। PNM TV पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है। दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस, सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा।
अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है। पिछले कई महीनों से चल रहे इस प्रोजेक्ट की कार्यवाही के लिए छाणी ब्रिज को बंद किए जाने का ऐलान किया गया है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसे अब तेज़ी दे दी गई है और ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। इसी के तहत छाणी ब्रिज को 8 दिनों के लिए बंद किया जाएगा ताकि इस ब्रिज पर जो काम है वो जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट की कार्यवाही को लेकर छाणी से फर्टिलाइजर जाने वाले ब्रिज को 5 से 12 फरवरी तक बंद किया जा रहा है। 8 दिनों तक फर्टिलाइजर से नंदेसरी और हाईवे जाने वाले करीब 40,000 लोगों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। निजामपुरा से होकर दुमाड़ वाया फर्टिलाइजर जाने वाले लोगों को 12 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट अंतर्गत छायापुरी ब्रिज के आसपास पिलर के बीच गडर डालने की कार्यवाही की जाएगी और उसी के चलते इस ब्रिज को बंद किया जा रहा है। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने ट्रैफिक की समस्या ना हो इस आशय के साथ एक परिपत्र का ऐलान किया है जिसमें वैकल्पिक व्यवस्था भी दिखाई गई है। ज़्यादातर ब्रिज बंद रहने से नंदेसरी की और इंडस्ट्रियल इलाके में काम करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। छाणी से फर्टिलाइजर ब्रिज की ओर राजे नंदेसरी, जीएसएफसी, आईओसी, रिफाइनरी, रिलायंस समेत की कई कंपनियों में जाया जाता है। ऐसे में करीब 100 जितनी निजी बसों में 3500 लोग यहाँ सफ़र करते हैं। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को इस सड़क पर, इस ब्रिज पर प्रतिबंधित किया गया है। छाणी जकातना का सर्कल, रामा काका डेयरी, छाणी बस स्टैंड, छाणी छायापुरी ओवरब्रिज पर होकर फर्टिलाइजर ब्रिज की ओर जाने वाले सभी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर रोक लगा दी गई है। इसके वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में छाणी जकातना का रामा काका डेयरी, छाणी बाजवा टी पॉइंट चेक पोस्ट से दाईं ओर घूमकर बाजवा के रास्ते गरनाला से राइट हैंड पर जाकर बुलेट ट्रेन अलाइनमेंट की ओर और छायापुरी गरनाला से दाईं ओर जाकर फर्टिलाइजर जाया जा सकेगा। फतेहगंज ब्रिज, अमितनगर ब्रिज से समासावली रोड, दुमाड़ ब्रिज होकर फर्टिलाइजर ब्रिज की ओर आवाजाही की जा सकेगी। वहीं सैनिक छात्रालय सर्कल से अभिलाषा 4 रास्ता, एबेकस सर्कल, दुमाड़ ब्रिज होकर फर्टिलाइजर ब्रिज की ओर जाया जा सकेगा। वहीं अगर आप छाणी फॉर्चून गेटवे 3 रास्ता, छाणी समा कैनाल रोड से आ रहे हैं तो दुमाड़ ब्रिज होकर आप फर्टिलाइजर ब्रिज पहुंच सकेंगे। तो अगर आप भी छाणी ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 5 से 12 फरवरी यानी 8 दिन ब्रिज को बंद रखा जाएगा क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम यहाँ चल रहा है और ब्रिज के बीच का काम यहाँ तक पहुँच गया है और ब्रिज के अब उस साइड के कनेक्शन का काम शुरू होगा और इसलिए 8 दिन ये ब्रिज बंद रहेगा। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर महानगर पालिका सभागृह का संचालन बालिकाओं द्वारा किया गया। 24 जनवरी का दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर पहली बार तेजस्विनी विधानसभा का आयोजन किया गया है जिसमें विधानसभा गृह का समग्र संचालन बालिकाओं द्वारा किया गया। इसी तरह जिला और महानगर पालिका में भी तेजस्विनी पालिका सभा का आयोजन किया गया जिसके तहत पालिका के इतिहास में पहली बार बालिकाओं द्वारा सामान्य सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 50 बालिकाओं द्वारा विविध कार्यक्रमों में भाग लिया गया। यहाँ बालिकाओं द्वारा मेयर, अध्यक्ष, प्रमुख के तौर पर सामान्य सभा की कार्यवाही के बारे में चर्चा की गई। ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक की कार्य पद्धति के बारे में जानकारी देने के लिए ये आयोजन किया गया। आज જેટલી બી બાળકીઓ હતી એ બધી અપકમિંગ જનરેશન છે એટલે એ લોકો પોતા પહેલાં અવેર થાય કે શું પ્રોબ્લેમ છે અને બીજાને બી એ લોકો અવેર કરે। એ લોકો કેટલી બધી પ્રોબ્લેમ્સ એવી છે જે ડેલી લાઈફમાં ફેસ કરે છે જેવી રીતે ક્લીનલીનેસ થઈ ગયું છે, પછી એ લોકોની સેફટી નહીં હોતી
તો આપણે સેફટી માટે શીટિંગ દ્વારા સેલ્ફ ડિફેન્સની ટ્રેનિંગ ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકીએ છીએ. તો એ લોકોને ડિફેન્સ શીખવાડે છે એની અંદર, તો એ લોકો લેટ નાઇટ સુધી પણ ફરી શકે છે. સેફટી થઈ ગઈ, ક્લીનલીનેસ થઈ ગઈ, એવા એટલા બહુ બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે જેના પર આપણે વર્ક કરી શકીએ છીએ અને એ લોકોને સોલ્યુશન આપી શકીએ છીએ. 2009ની સાલમાં રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ મહિલા બાળ વિકાસ વિભાગ અને મંત્રાલય દ્વારા 2009ની સાલમાં આજના દિવસ એટલે કે 24મી જાન્યુઆરીને રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ તરીકે ઉજવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી. ત્યારે અત્યારે આપણા જે મંત્રીશ્રી છે ભાનુબેન બાબરિયા, મહિલા બાળ વિકાસ અને વિભાગના જે મંત્રીશ્રી છે ભાનુબેન બાબરિયાને એક વિચાર આવ્યો કે આજના આ રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસને કંઈક અલગ રીતે, અનોખી રીતે ઉજવવામાં આવે. તેથી તેમના દ્વારા તેજસ્વીની વિધાનસભા નામ હેઠળ આજના આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં વિધાનસભામાં પણ બાળકીઓ દ્વારા આજે વિધાનસભા ચલાવવામાં આવશે. ત્યારે જ્યાં પણ મહાનગરપાલિકાઓ છે, શહેરો અને જે જિલ્લાઓની પંચાયત છે તે બધી જ આજે દીકરીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવશે. જ્યારે સરકારશ્રી દ્વારા નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ એક્ટ હેઠળ રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં મહિલા શક્તિને પ્રાધાન્ય મળે તે માટે 33% અનામત ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું અને એ સંમતિથી પ્રથમ સત્રના પ્રથમ દિવસે પ્રથમ જે વિષય લેવામાં આવ્યો તે આ વિષય હતો. અને ભવિષ્યમાં પણ નારી શક્તિ જ્યારે રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં પોતાનું યોગદાન આપવાની છે ત્યારે આજે આ બાલિકા દિવસની આ અનોખી રીતે ઉજવણીનો વિચાર કરી અને એ પ્રમાણે ઉજવણીનું આજે પ્લાનિંગ કરવામાં આવ્યું. હું મંત્રી શ્રી ભાનુબેન બાબરિયાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. गुजरात के भावनगर में स्टेट जीएसटी की छापेमारी में बिलिंग में गड़बड़ी करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है. गुजरात के भावनगर के अलग अलग इलाकों में स्टेट जीएसटी की छापेमारी से हड़कंप मच गया है. भावनगर स्टेट जीएसटी द्वारा वडवा इलाके में छापेमारी की गई. रेंज की एसआईटी द्वारा जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके घरों पर इस छापेमारी की कार्यवाही को किया गया. भावनगर स्टेट जीएसटी की टीम द्वारा की गई छापेमारी से नकली बिलिंग करने वाले लोगों में हड़कंप का माहौल देखने मिला. स्टेट जीएसटी की टीम द्वारा फिलहाल नकली बिलिंग करने वाले सलीम शेरवानी के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल देखने मिला. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा आ रहे हैं, जिस पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने पत्रकार परिषद को संबोधित किया. लोकसभा चुनाव 2024 अंतर्गत वडोदरा में 10 फरवरी को आदिवासियों के कल्याण के लिए महासम्मेलन आयोजित होने वाला है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहने वाले हैं. इस मामले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए समारोह की जानकारी दी. इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री गोवर्धन झड़फिया, वडोदरा सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा महामंत्री सत्येन कुलाबकर समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही. पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के कल्याण के लिए जो कुछ भी किया है वो पिछले 65 सालों में उसके पहले कभी नहीं हुआ था. 2014 में जब हमारी सरकार आई थी मोदी जी के नेतृत्व में, तो सरकार का आदिवासी कल्याण का जो बजट होता था वो 4495 करोड़ होता था. और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं पिछला बजट जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ, हमने उसे बढ़ा करके 3 गुना बढ़ा करके 12,464 करोड़ रुपए का बजट आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए दिया था. आदिवासी समाज की शिक्षा के लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर जो स्तर था वो बमुश्किल से 70% था. और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं देश में 98% ऐसे आदिवासी बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम कक्षा 8 तक की पढ़ाई की है. देश में 78% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम हाई स्कूल तक. देश में 52% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम इंटर तक. और देश में 23% ऐसे आदिवासी समाज के बच्चे हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने का काम किया है. यह सब कुछ जो वृद्धि हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उनके कारण हुई है. इस देश में 75 ऐसी आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं जो 2200
जो 220 जिलों में फैली हुई हैं, तकरीबन 22,000 गाँव में जिनका स्थान है, कहीं उनकी संख्या एक गांव में 15 है, कहीं 25 है, कहीं 10-10 घर हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ऐसे हर नागरिक को, आदिवासी बंधु को, चाहे वो कितना भी छिटका हो और कितना भी अकेला रहता हो, हम किसी को भी संसाधन और सुविधा के अभाव में जीने नहीं देंगे। और उन्होंने पिछले बजट में 15,000 करोड़ रुपए की पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की बेहतरी के लिए एक योजना घोषित की। खूबसूरती यह है कि यह योजना 70 सालों में, 75 सालों में पहली बार कोई सरकार लेकर के आई थी। घोषणा उन्होंने 15,000 की किया और अभी 15 नवंबर को जब उन्होंने योजना लागू किया तो वो स्वयं भी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने उस 15,000 की घोषणा को बढ़ा करके 24,104 करोड़ रुपए कर दिया। पूरे देश में 2 कार्यकर्ता अधिवेशन करने जा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट करूंगा, यह कार्यकर्ता अधिवेशन है, यह नागरिक सम्मेलन नहीं है। देश को 2 हिस्सों में बांट करके एक सम्मेलन हम लोग झारखंड में और एक सम्मेलन हम लोग बड़ौदा में करने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ मंडल स्तर के कार्यकर्ता, हम उनसे नीचे के कार्यकर्ताओं को बुला भी नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में वो संख्या है। आज हमारी पहुंच आदिवासी समाज के बीच में इतनी अधिक हो चुकी है कि हम अगर सबको बुलाएंगे तो वो पूरी की तरह एक भीड़ हो जाएगी। मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को हम बड़ौदा में इकट्ठा कर रहे हैं, जिन प्रांतों का नाम आपने चर्चा किया, मध्य प्रदेश से लेकर सुदूर केरल तक के। यह सम्मेलन हम लोगों ने स्थल फाइनल किया है आज देख करके। फरवरी के तीसरे सप्ताह में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री गुजरात से उत्तर प्रदेश गए हैं, लेकिन उनके दिल में आज भी आप लोगों से जलन होती है, आज भी गुजरात ही बसता है। किस सम्मेलन में चलेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बदोदड़ा में सम्मेलन करने जाऊंगा। गुजरात के वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा सयाजी कार्निवल के तहत 91वें बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संपूर्ण जानकारी दी गई। आगामी 26 से 28 जनवरी तक नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा त्रिदिवसीय बाल मेले का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में टॉक शो, अंताक्षरी, कौन बनेगा करोड़पति, टैलेंट हंट जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संपूर्ण जानकारी दी गई। इस बाल मेले में प्रोजेक्ट जोन है, कल्चरल जोन है, और अगर आप इन सब चीजों से थकते हो तो आप सबके लिए खास व्यवस्था जो है आनंद बाजार में। आफ्टर वॉचिंग द फैबुलस परफॉर्मेंस यू कैन टेक अ क्विक टूर ऑफ वेरियस फन एक्टिविटीज लाइक रोप क्लाइंबिंग, जिप लाइन, बंजी जंपिंग, बबल राइड एंड मैनी मोर। तो इसीलिए आप जरूर से इस बाल मेले की मुलाकात लेना। हर साल नगर प्राथमिक शिक्षा समिति में बाल मेला का आयोजन होता है। इस बार 51वां बाल मेला हमारा नगर प्राथमिक शिक्षा समिति का तारीख 25, 26, 27, 28 4 दिन का एक कार्यक्रम है। वडोदरा शहर में जो ये हरणी दुर्घटना हुई है, उसके बाद हमने ये बाल मेला में उनको श्रद्धांजलि देने का भी एक कार्यक्रम रखा हुआ है। साथ ही साथ बालकों में जो प्रतिभा रही हुई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, शैक्षणिक प्रोजेक्ट है, और साथ में बालकों में जो प्रतिभा रही है वो टैलेंट शो है, अंताक्षरी है, अलग अलग महानुभावों को टॉक शो भी है। और बालकों में जो भी प्रतिभा रही है वो उजागर करने का हमने प्रयत्न किया है। कोई भी दुर्घटना के बाद उसका सावचेती का पगला लेना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। तो हमने भी ऐसा सोचा है कि हमारे शिक्षा समिति के 6 से 8 बच्चे और जो शिक्षिका है उसको स्विमिंग की तालीम मिलनी चाहिए। इसके हिसाब से वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी स्विमिंग पूल है उसका अधिकारी के साथ चर्चा करने के बाद कब समय में ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, उसके साथ चर्चा करने के बाद शिक्षकों और बालकों को ये तालीम रखेंगे। साथ में शैक्षणिक प्रवास में जो शिक्षक बालक को ले जाते हैं तो क्या क्या तकेदारी रखना चाहिए, इसका चिंतन शिविर भी हमने रखा हुआ है। PNM TV पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।
ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात के वडोदरा के सरदार भवन में अखिल भारतीय सेवा दल द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियमों और ध्वज के बारे में जानकारी दी गई। 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय सेवा दल द्वारा सरदार भवन में वडोदरा की श्री कुशाल चंद्र कन्या विद्यालय के बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। यहाँ बच्चों को ध्वज फहराने के नियम, ध्वज का क्षेत्रफल, ध्वज के रंगों का महत्व, ध्वज के सम्मान को कैसे कायम रखा जाए, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के सही उच्चारण के साथ उसे कैसे गाया जाए जैसे विषयों पर संपूर्ण जानकारी दी गई। राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में भी बच्चों को समझाया गया। आज हमें इधर ये सीखने को मिला कि ध्वजवंदन सही से कैसे हम कर सकते हैं, कि हम किधर भी जाए तो हम सच्ची कैसे कर सकते हैं, हमें राष्ट्रीय गीत और वंदे मातरम कैसे सही से गा सकते हैं, वो हमें सीखने को मिला इधर। और इधर ध्वज, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के कितने स्वरूप है वो भी हमें सीखने को मिले, और ध्वजवंदन कैसे करें, किस प्रकार से हम करें, वो सब हमें इधर सीखने को मिला। अपना राष्ट्रीय ध्वज को मान सम्मान के साथ लहराना चाहिए। ऊपर केसरी कलर आना चाहिए, बीच में सफ़ेद और हरा यानी ग्रीन कलर आना चाहिए, बीच में अशोक चक्र का 24 आरा होना, आगे पीछे होना चाहिए। और अपना राष्ट्रीय ध्वज में कई लोग गलती करते हैं, मैं कमिश्नर को लिखा है, कलेक्टर को भी मैंने लिखा है, वो मल्टीप्लस टॉकीज में भी बहुत गलत का राष्ट्रीय ध्वज का वो करते हैं। और जो कहाँ भी जो राष्ट्रगीत चालू होता है टॉकीजों में तो कोई इसका मान सम्मान नहीं करते हैं, सब निकल जाते हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको मान सम्मान उनको इसमें फूल की वो नहीं रखना चाहिए, चावल नहीं रखना चाहिए, उसको 2 हाथ से उनको वो नहीं करना चाहिए, उनको सैल्यूट देना चाहिए। और हमारा अभियान करीबन 4 लाख तक हो गया है। और हम तो वही चाहते हैं कि अपने भारत के सभी नागरिक इस बार राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान होना चाहिए। कई सरकारी ऑफिस में हमें ट्रेनिंग दिया है, पुलिस में, SRP में, नेशनल फायर एकेडमी में, होमगार्ड में, और कॉलेज में भी हमने दिया है। आसाम, चेन्नई तक हमने ट्रेनिंग दिया है। और अपना राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान होना चाहिए। हाल ही में गुजरात में आयोजित किए गए G20 को ब्राइट स्कूल के छात्रों ने अपने वार्षिक उत्सव में शामिल कर विभिन्न प्रस्तुतियां दी। गुजरात के वडोदरा के वासना भाईली में ब्राइट स्कूल CBSE यूनिट में आज 24 जनवरी को 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा के वार्षिकोत्सव को सर सयाजीराव नगर गृह में धूमधाम से मनाया गया। G20 एट ब्राइट थीम अंतर्गत आयोजित इस वार्षिकोत्सव में भारत में आयोजित किए गए G20 समिट दौरान चर्चा में लिए गए सभी विषयों जैसे कि एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, चाइल्ड लेबर, आर्मी डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी और उससे देश को हुए लाभ को दर्शाया गया।
इस मौके पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की उपस्थिति रही। सभी ने इन प्रस्तुतियों को उत्साह के साथ देखा और सराहा। इस मौके पर स्कूल की अलग अलग गतिविधियों में अव्वल आने वाले छात्रों को भी इनाम देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्रेसिडेंट सौमिल शाह, स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों की उपस्थिति रही। आज ब्राइट डे स्कूल CBSE वासना के एनुअल फंक्शन G20 एट ब्राइट के थीम पे यहाँ सर सयाजी राव में रखा गया है। 5 से 12 क्लास के छात्रों ने, अराउंड 500 स्टूडेंट ने G20 की अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर सब आइटम्स रजू करके एनुअल फंक्शन की प्रस्तुति की है। गुजरात के अरावली जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भाजपा में जुड़ने की खबर सामने आ रही है। अरावली जिले में पूर्व विधायक के पुत्र और पुत्रवधू के कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने की खबरें सामने आ रही है। गांधीनगर के कमलम में जतिन पंड्या और उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस उप प्रमुख रूपल पंड्या 600 कार्यकरों के साथ भाजपा के केसरिया खेस धारण करेंगे। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर के विरोध के और आपसी फूट के चलते इन लोगों द्वारा भाजपा में जुड़ने का निर्णय लिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के भाजपा से जुड़ने पर कांग्रेस को बड़ा फटका लगा है। गुजरात के अहमदाबाद में स्कूल बोर्ड वर्ष 2024-2025 का बजट पेश किया गया। प्रशासन द्वारा 3 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 1097 करोड़ का बजट पेश किया गया। 987 करोड़ वेतन और पेंशन पर खर्च किए जाएंगे। शैक्षिक और शिक्षक से जुड़ी प्रवृत्तियों में 69 करोड़ खर्च किए जाएंगे। विद्यालयों के लिए 81 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कन्या केलवनी उत्थान और विद्यालय में प्रवेश हेतु 22 करोड़ मंजूर किए गए हैं। विद्यालयों के नवीनीकरण और रिपेयरिंग के लिए 58 करोड़ रुपए, कौशल्य वर्धन केंद्र प्रवृत्ति हेतु 10 लाख, स्किल डेवलपमेंट हेतु 40 लाख, प्रेरणा तीर्थ एक्सपोजर विजिट हेतु 1 करोड़, स्टूडेंट्स डिटेल और डेटा ट्रैकिंग सिस्टम के लिए 35 लाख रुपए, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति विद्यार्थियों और भारत संकुल विकास हेतु 75 लाख, अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय हेतु 4 करोड़, स्वच्छता अभियान, विद्यार्थी और कर्मचारियों की यूनिफॉर्म, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आदि पर खर्च किए जाएंगे। गत वर्षे बजेट 1071 करोड़નું મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું। આ વખતે 26 કરોડનો વધારો કરીને 1097 કરોડનું બજેટ સર્વાનુમતે મંજૂર કરવામાં આવેલું છે। મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે કહે છે તે કરે છે। જે ચૂંટણી ઢંઢેરાની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 2021માં જાહેરાત કરેલી હતી કોર્પોરેશનના ઇલેક્શન વખતે કે દરેક વોર્ડની અંદર એક સમાન ભાવથી જે આદરણીય મોદી સાહેબનું સૂત્ર છે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, એ સમાન ભાવથી દરેક વોર્ડની અંદર અત્યારે એક સારી સ્માર્ટ અનુપમ શાળાનું પણ નિર્માણ
થઈ ગયેલું છે. વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ માટે સારામાં સારી ટેકનોલોજી યુક્ત શિક્ષણ અત્યારે વિદ્યાર્થીઓ લઈ રહ્યા છે. તેની સાથે આપણે વાત કરીએ તો આ વખતના બજેટની અંદર બાળકોના માટે ઝીણામાં ઝીણી વસ્તુઓનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. બાળકોના માટે એક લિજેન્ડ્સ ઓન વોલ એવો એક બજેટ હેડ આ વખતે નવું રાખવામાં આવ્યું છે કે આપણા જે સ્વાતંત્ર્ય વીર, આપણા જે સેનાની અને આપણા શહીદ વીર, આપણા મહાપુરુષો, આપણા જે માટે જે આઈડિયલ કહેવાય તે લોકોની પણ મહત્તમ ઓળખ થાય તેવું પણ આ વખતે એક લિજેન્ડ્સ ઓન વોલનો કાર્યક્રમ આ વખતે કરવાના છીએ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ, સૌના પ્રયાસને સાર્થક કરે તેવું મંત્ર સાર્થક કરે તેવું 1094 કરોડનું બજેટ શાસનાધિકારી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સ્કૂલ બોર્ડના ચેરમેન શ્રી, વાઇસ ચેરમેન શ્રી અને સભ્યો દ્વારા 3 કરોડના વિદ્યાર્થી લક્ષી વધારા સાથે વર્ષ 2024-25 નું એકેડેમિક સ્ટેટ 2.0 સુધારા સાથે કુલ આ વર્ષનું 1097 કરોડનું બજેટ રજૂ કરેલ છે, જેમાં માટે સૌને વાઇસ ચેરમેન શ્રી, ચેરમેન શ્રી, સભ્યશ્રીઓ, કર્મચારીગણ અને સ્કૂલ બોર્ડના સ્ટાફને આ વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગીણ વિકાસ માટેનું બજેટ માટે હું સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. गुजरात के सूरत की वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल की बैठक के बाद लिए गए निर्णय के चलते कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. एकेडमिक काउंसिल की बैठक के बाद सूरत की वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. राज्य सरकार पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल के पास होने के बाद VNSGU में सेनेट सिंडिकेट के मालखा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है. मंगलवार शाम को जिसकी घोषणा की गई, जिसके चलते यूनिवर्सिटी, कॉलेज सहित समग्र दक्षिण गुजरात के शिक्षा जगत में हलचल देखने को मिली. वहीं VNSGU में अब श्री राम जन्मभूमि का इतिहास जानने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है. हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में शुरू किए गए 30 घंटे के इस सर्टिफिकेट कोर्स में भगवान राम के जन्म के 5000 वर्ष का इतिहास, राम जन्मभूमि के लिए हुआ विवाद, मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश, मंदिर निर्माण सहित का समावेश किया जाएगा. इस कोर्स की फीस 1100 रुपये रखी गई है. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स को मंजूरी दी गई है. फॉरेन लैंग्वेजेस में जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन भाषा के कोर्स के लिए 10,000 रुपये की फीस तय की गई है. આપણી વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભગવાન શ્રી રામ જન્મભૂમિનો ઇતિહાસ નામનો સર્ટિફિકેટ કોર્સ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે, જેની એકેડેમિક કાઉન્સિલે માન્યતા પણ આપી છે, જે અંતર્ગત આ 30 કલાકનો સર્ટિફિકેટ કોર્સ છે, જેની અંદર ભગવાન શ્રી રામના 10,000 વર્ષ જૂની ભારતીય સંસ્કૃતિના સંદર્ભમાં એમના જન્મથી લઈને ત્યાર પછી મંદિરની સ્થાપના, એને તોડવું અને ત્યાર પછીના તમામ પ્રકારના જે છે, અને છેલ્લે માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં 22મી જાન્યુઆરીએ ભગવાન શ્રી રામલલ્લાનો જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ છે ત્યારે આ સુધીનો તમામ ઇતિહાસ આ સર્ટિફિકેટ કોર્સની અંદર શીખવામાં આવશે. આ સર્ટિફિકેટ કોર્સની અંદર ધોરણ 12 વર્ષથી ઉપરનો કોઈ પણ નાગરિક આ કોર્સ કરી શકે છે, તેમજ એ જે નાગરિક જે છે એ શૂન્ય અભ્યાસ કરેલો હોય તો પણ આ સર્ટિફિકેટ કોર્સમાં જોડાઈ શકે છે, અને એની ફી જે છે એ 1100 रुपया જેટલી રાખવામાં આવી છે. गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस द्वारा शुरू की गई न्याय यात्रा को लेकर रोजगार दो न्याय दो मुहिम शुरू की जाएगी, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संपूर्ण जानकारी दी गई. कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है. यह यात्रा मार्च में गुजरात पहुंचेगी. इस यात्रा के तहत गुजरात यूथ कांग्रेस द्वारा रोजगार दो न्याय दो मुहिम शुरू की जाएगी. इस मुहिम के तहत यूथ कांग्रेस द्वारा युवाओं के लिए आवाज उठाई जाएगी.
यूथ कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाया जाएगा। गुजरात में हुए पेपर लीक मुद्दे पर भी सरकार को घेरा जाएगा। महंगाई, किसान, मोरबी की घटना, वडोदरा की घटना जैसे तमाम मुद्दों को लेकर इस मुहिम के तहत सरकार से सवाल किए जाएंगे, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संपूर्ण जानकारी दी गई। सबको नमस्ते। आज गुजरात में गुजरात यूथ कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो मुद्दे हैं उसको लेके एक मुहिम गुजरात में आज शुरू करने वाले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य ये है कि देश भर में जो जनता के मुद्दे हैं, जिसकी वजह से जनता, युवा, महिला, किसान, मजदूर परेशान है, जो अन्याय उनके साथ हो रहा है, उनके लिए उनकी आवाज बनकर न्याय मांगना भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य। बेरोजगारी एक मुद्दा है सारे हिंदुस्तान में और खासकर गुजरात में। पिछले काफी सालों से बेरोजगारी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई और ये बेरोजगारी जो भाजपा के गलत नीति है उसके वजह से ज्यादा बढ़ गया। युवाओं की आवाज बनकर, गुजरात की युवा की आवाज बनकर गुजरात युवा कांग्रेस रोजगार दो न्याय दो की मुहिम आज सारे गुजरात में शुरू करने वाली है। इसकी मुख्य मांग है कि युवाओं को रोजगार मिले, अच्छा रोजगार मिले। जो भर्तियां बहुत सालों से गुजरात में पेपर लीक के कारण से नहीं हो पा रही हैं और जिन युवाओं ने वो पेपरों का फॉर्म भरा है, पेपर दिए हैं, उनके खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय मांगे। गुजरात के वडोदरा के अभिनंदन 4 रास्ता पर हरणी लेक जोन हादसे में जान गंवाने वालों को कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वडोदरा के हरणी में स्थित मोटना तालाब में बनाए गए लेक जोन में बोट पलट जाने से 12 बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत हुई है, जिसके चलते पूरे वडोदरा का माहौल गमगीन हो चला है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी द्वारा मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई, जिससे इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों को न्याय मिल सके। 18 तारीख को जो दुखद घटना हुई, जिसमें 2 टीचर्स और 12 बच्चों की बोट में मृत्यु हुई थी, उनकी आत्मा के शांति के स्वरूप में हम लोगों ने आज कैंडल प्रगटा के हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। साथ ही साथ में हम इसके साथ साथ जो है उस समय के मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उन लोग भी इतने इसमें जिम्मेदार है तो उनको भी कड़क से कड़क सजा होनी चाहिए। साथ में दूसरी एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि आप देखिए पूरे बड़ौदा में जब बीजेपी वालों का कोई ना कोई बड़ा महोत्सव करना है, तो ताइफा करना है, कुछ भी करना होता है तो बड़े होर्डिंग्स लग जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में आप पूरे बड़ौदा में देखें, बीजेपी वालों ने ये 16-14 जन की मृत्यु के पीछे एक भी होर्डिंग्स तक नहीं लगाया है। ये कितनी शर्मजनक बात है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, आज से 2 दिन पहले भी यही भाजपा के सांसद ने इधर एक प्रोग्राम किया था जो सांस्कृतिक नाम से, और सुबह रात के 12 बजे से लेकर दूसरे दिन शाम को 11 बजे तक, यानी 24 घंटा ये रोड बंद कर दिया था और यहाँ बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान उन लोगों को भी सद्बुद्धि दे कि भाई तुम किसी के परिवार के बच्चे जो मरे हैं उन लोगों के पीछे मलाजा भी तो झाड़ो रख पाते तो भी अच्छा रहता। हम इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ में है और उनकी आत्मा को हम शांति अर्पित करते हैं। वार्ड नंबर 2 में वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा यहाँ पे आज जो 18 तारीख को जो मानव सर्जित जो दुर्घटना हुई है, हत्याकांड हुआ है,
जो छोटे बच्चों की जान गई है, जो टीचर्स थे उसमें 2, उन सबकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को शक्ति मिले, ये हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ वडोदरा हमारी भी कुछ ड्यूटी है, हमको भी कुछ करना चाहिए। इतना बड़ा हादसा शहर में हो गया और जो हादसा मानव सर्जित है और उसमें जो लोग शामिल है उनको बचाने की जो कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष द्वारा, उस बात का हम खंडन कर रहे हैं। ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जिन लोगों के ऊपर पुलिस केस हुआ, आज उसमें से 2-3 लोग आज भी उनकी धरपकड़ नहीं हुई है, क्योंकि बीजेपी के ही कुछ नेता उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिनके ऊपर केस होने चाहिए, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हरनी लेक जोन का जब दिया गया, तब जो मेयर थे, तब जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, जो स्टैंडिंग के चेयरमैन थे, उन लोगों के खिलाफ भी पुलिस केस होना चाहिए, मानव वध का गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इस भ्रष्टाचारी कॉन्ट्रैक्टरों को काम दिया है। गुजरात के भावनगर के मार्केटिंग यार्ड में प्याज की अत्यधिक आवक के चलते प्याज के दाम गिर गए हैं। पिछले 24 घंटे में भावनगर मार्केटिंग यार्ड प्याज से पूरी तरह से भर गया है। यार्ड में लगभग 3 लाख प्याज की बोरियों की आवक हुई है। नीलामी के दौरान किसानों को किलो के हिसाब से 5 से 8 रुपए प्याज के दाम मिल रहे हैं, जिसके चलते किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। भरपूर मात्रा में प्याज की आवक के चलते भावनगर मार्केटिंग यार्ड पूरी तरह से प्याज से भर गया है, लेकिन किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है। सूरत के अडानी हजीरा पोर्ट पर एनडीआरएफ द्वारा सूरत जिला क्राइसिस ग्रुप के सहयोग से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तथा सूरत जिला क्राइसिस ग्रुप के संयुक्त उपक्रम में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में अडानी हजीरा पोर्ट पर अचानक गैस लीकेज होने की सूचना फैलाई गई। ये सूचना मिलते ही थोड़े ही समय में पास की कंपनियां, प्रशासन, जिला क्राइसिस ग्रुप, एनडीआरएफ की टीम तक वहां पहुंच गई। असल में ये गैस लीकेज की मॉक ड्रिल थी, जिसमें हर स्तर की सतर्कता को जांचा गया और इस स्थिति में क्या किया जाए और क्या न किया जाए जैसी बात को समझाने के लिए ये कवायद की गई, ताकि दुर्घटना घटने पर कम से कम नुकसान हो। इस मौके पर एनडीआरएफ की टीम, डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप के सदस्य, जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर सहित के पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार में पेयजल निगम व जल संसाधन को खत्म करने की साजिश की जा रही है, जिसके चलते धरना प्रदर्शन किया गया। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित पेयजल एवं सीवरेज कार्यों का निर्माण कार्य उत्तराखंड पेयजल निगम से न करवाकर यूयूएसडीए द्वारा करवाया जा रहा है। उसका संचालन कार्य भी उत्तराखंड जल संसाधन द्वारा न करवाकर उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा स्वयं अपने हाथों में लिया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उत्तर प्रदेश जिला पूर्ति एवं संभरणम अधिनियम 1975 का स्पष्ट उल्लंघन है। शहरी विकास विभाग द्वारा निर्माण संचालन विशेषज्ञ विभाग उत्तराखंड पेयजल निगम उत्तराखंड जल संसाधन को खत्म करने की साजिश लगातार की जा रही है, जिसके चलते संयोजक श्री रघुवीर सिंह रावत की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। एमपी के मंदसौर पुलिस द्वारा पिछले दिनों हुई रतलाम के रेलवे इंजीनियर की हत्या के मामले को लेकर खुलासा किया गया है। 21 जनवरी को जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के खोडाना गांव में एक लाल कलर की कार में रतलाम रेल मंडल के रेलवे इंजीनियर दीक्षांत पांड्या का शव मिला था। पुलिस द्वारा की गई जांच में ढोढर निवासी युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर महिला ने अन्य प्रेमी मोहसिन लाला के साथ मिलकर अपने प्रेमी दीक्षांत को गोलियों से भूनकर हत्या करने के गुनाह को कबूल किया। आरोपी महिला का कहना है कि दीक्षांत पांड्या उससे शादी करने का दबाव डाल रहा था, जिसके चलते आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, जिससे परेशान होकर महिला ने अपने प्रेमी का कत्ल कर दिया। थाना भावगढ़ के खोड़ाना गांव में एक मगरे पर एक लाल रंग की ब्रेजा गाड़ी लावारिस हालत में पड़ी हुई है। मौके पे जाके तस्दीक करने में पाया गया कि उसमें एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। जब उसका पीएम हुआ और आगे उसके इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें निकल के आया कि ये जो मृतक है ये दीक्षांत पांडे नाम से व्यक्ति हैं। ये रतलाम निवासी हैं तथा भारतीय रेलवेज में सीनियर टेक्नीशियन के रूप में कार्य करते हैं। और उसमें जो पीएम करने का समझ में आया है कि इनकी हत्या गोली से हुई है, मतलब फायर आर्म्स का उपयोग करके इनकी हत्या की गई है। जब इन्वेस्टिगेशन आगे की गई और मुखबिर नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया तो उसमें तथ्य निकल के आया कि स्वर्गीय दीक्षांत पांडे जी एक ढोढर निवासी महिला के संपर्क में थे और यह महिला करीब 2-3 साल से उनके संबंध थे। और अब महिला को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो महिला के द्वारा बताया गया कि दीक्षांत पांडे उसको ज़बरदस्ती रतलाम शिफ्ट करने की दबाव बना रहा था और तथा वो यहाँ काम धंधा छोड़ के रतलाम ले जाना चाह रहा था। और ये महिला एक मोहसिन लाला नाम के व्यक्ति के साथ भी संपर्क में थी, जो कि परवलिया का निवासी है।
करीब 10 साल से उसके संबंध में थे। तो 1 महीने पहले इसने मोहसिन से ये चर्चा करी कि ये दीक्षांत पांडे नाम से व्यक्ति काफ़ी अत्यधिक दबाव बना रहा है तथा यहाँ से शिफ्ट करने के लिए बोल रहा है। तो फिर इसी से मैं इससे परेशान हो गया, इससे मुझे मुक्ति दिलाओ। तो उन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा था कि इसको रास्ते से हटाना है। घटना दिनांक के दिन महिला और जो मृतक है ये दोनों नीमच तरफ शादी अटेंड करने गए थे। वहीं पर मोहसिन का फ़ोन आया था महिला के पास कि कहाँ हो। तो महिला ने इसको तब अपनी पूरी पीड़ा बताई कि ये मेरे पर ज़बरदस्ती दबाव बना रहा है और आज भी ये मुझे रतलाम लेके जाने का प्रयास कर रहा है। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज़ में। आप दिन भर की खबरें YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, Jio TV और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं। न्यूज़, अपडेट्स और शोज तो देखते रहिए VNM TV। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।